फ्रेंड्स नमस्कार। लास्ट वीडियो जो था फिजिक्स का, उसमें हमने गति और चाल और वेग से संबंधित कुछ बेसिक बातें हमने करी थी, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें नोट्स बनाना नहीं है, हमें 10th का बोर्ड नहीं देना है, हमें सिर्फ क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करना है कि पेपर तक चीज़ें हमें याद रहे। और एक बार अगर हम समझ जाएंगे तो ये साइंस है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे। तो बस आप मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, त्वरण एक्सेलरेशन, त्वरण हम कहते हैं वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए ऐसा है ना, ये त्वरण को विजुअलाइज करना, कि दिमाग में हमारे पिक्चर बने कि त्वरण होता क्या है, एक्चुअली एक्सेलरेशन कहते किसको हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई टॉपिक आपके नहीं समझ में आएगा। तो समझने की कोशिश करिए। देखिए लिखा है वेग परिवर्तन के दर को, दर मतलब जब भी दर लगे तो मतलब टाइम से डिवाइड करना है ना। जब भी दर का मतलब क्या आ गया कि वेग परिवर्तन जो हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम यानी समय से भाग दो तो दर आ जाता है। तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का परिवर्तन मतलब वेग पहले क्या था और अब वेग क्या है, उसी को तो वेग में परिवर्तन कहेंगे ना। जैसे मान लो आप कोई चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आया, पहले कुछ और था, पहले मान लो 5 किलोमीटर था, पहले मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और अब वो 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि वेग में परिवर्तन क्या आया, तो परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन में क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, उतना ही तो परिवर्तन आया। अगर आपको कोई पूछे 2 महीने, मान लो कि आप खाना पीना घर रह के शुरू किए, जैसे लॉकडाउन में आपने किया होगा, तो कोई आपसे बोले कि आपके वेट में कितना परिवर्तन आया, भार में, है ना, द्रव्यमान में, द्रव्यमान का भार कहिए, कितना परिवर्तन आया। तो परिवर्तन आप कैसे निकालेंगे, जो अभी है और जो 2 महीने पहले था, 2 महीने पहले वाले को अभी वाले में से माइनस कर देंगे, तो वेट में परिवर्तन मतलब इतने का परिवर्तित हो गया। तो वैसे ही वेग परिवर्तन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी को माइनस करते हैं, तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, 10 - 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो परिवर्तन आ गया वो आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे का परिवर्तन आ गया। तो इसको कहते हैं वेग परिवर्तन। ये वेग परिवर्तन है, समझिएगा, वेग परिवर्तन नाम से क्लियर है कितना वेग में चेंज हो गया। अब जब ये आगे लिखा है ना जो के दर को, तो वेग परिवर्तन के दर को कहते हैं त्वरण, ना कि वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन तो हमने निकाल लिया, अब दर के लिए क्या करें, टाइम से भाग दे देंगे। अब कहोगे टाइम कहां से आया, तो कोई पूछेगा ना कि यार ये 5 से जो 10 हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है। पहले वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटे था, ठीक है, बाद में 10 हो गया। तो त्वरण हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये पता हो कि ये 5 से जो 10 हुआ है वो कितने समय में हुआ है ना। 5 से 10 जो बढ़ के हो गया वो कितने समय में हो गया। तो मान लो कि ये t जो है वो कितना है, आधे घंटे में हो गया, आधे घंटे में हो गया। तो 5 घंटे को आधे घंटे क्या लिखेंगे, 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति। अब देखो यूनिट क्या लगाओगे, चलो यूनिट आपको त्वरण का बताता हूं, मात्रक, मात्रक आपको बताता हूं त्वरण का आप कैसे निकालोगे, कितना आसान है। देखो इसका फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूले से मात्रक बनता है। कभी अगर आपको मात्रक भूले भी तो ये तरीका याद रखना, जो सूत्र है त्वरण का उसी से आप मात्रक बना लोगे। तो देखो वेग परिवर्तन का दर मतलब यहां पे हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो बताया ना, और अपॉन टाइम, अपॉन समय या टाइम। तो देखो भाई फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको लिख दो किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपका वेलोसिटी हो गया ऊपर वाला। भाई
फाइनल में से माइनस करोगे इनिशियल को तो भी तो जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा ना। जैसे हम लोगों ने किया तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन जो ऊपर आया, वेग परिवर्तन वो आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में, और नीचे समय का मात्रक क्या हो गया, घंटा, है ना। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा और अपॉन घंटा। अब इसको जरा मैथ्स की तरह सॉल्व करिए। किलोमीटर पर आवर और अपॉन नीचे वाला आर लिखना है, तो नीचे वाले का आर अपॉन 1 लिख सकते हो। तो फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। तो किलोमीटर और अपॉन, देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर नीचे। तो जब इसको ऊपर लाओगे तो आपको पता है एक्सपोनेंट, आपने घात वाला पढ़ा होगा ना, घात पढ़ा होगा कि नीचे अगर इसका घात 2 है तो ऊपर इसका घात क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे किलोमीटर घंटा पे पावर -2 किलो। अब देखिए त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है, ज्यादातर पूछा जाता है एसआई मात्रक। तो जो एसआई मात्रक होता है त्वरण का वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये तो हमने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर निकाला था ना, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर निकाला था, लेकिन इसका जो एसआई मात्रक ज्यादातर जो यूज होता है त्वरण का वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी हम निकालते हैं वो मीटर पर सेकंड में निकालते हैं, और जो समय यानी टाइम हम निकालते हैं वो सेकंड में निकालते हैं। तो सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई, मतलब कुल मिला के किया क्या हमने, किलोमीटर की जगह पे मीटर लिख दिया और आर की जगह पे सेकंड लिख दिया, घंटे की जगह पे सेकंड लिख दिया। तो कुल मिला के क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक है किसका, त्वरण का। लिख लीजिएगा इसको, त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको पेपर में ऐसे भी लिख सकता है। एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं मीटर, और ये वाला स्लैश नहीं लगेगा, डैश नहीं लगेगा, मीटर के साथ ऐसे लगा के सेकंड लिखा होगा, और नीचे +2 है ना, तो ये -2 हो गया। देखो चाहे मीटर पर सेकंड पे पावर 2 है, जब ये स्लैश लगा होगा तो पावर 2 है, प्लस में पावर है, और जब ये डैश लगा होगा तो पावर -2 है, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप त्वरण में ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा त्वरण को और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे कुछ उदाहरण के साथ। जैसे मान लो एक गाड़ी है, बाइक है, और बाइक एकदम खड़ी है, अभी स्टार्ट की गई है बाइक। तो आप बताओ जब बाइक स्टार्ट की गई है तो बाइक का जो वेग है वो कितना है, वेग बताओ, जो वेलोसिटी है वो 0 है कि नहीं है, 0 मीटर प्रति सेकंड है कि नहीं। अभी तो खड़ी है ना, अभी तो स्टार्ट ही किया है उसको, तो 0 मीटर प्रति सेकंड उस वेग है, और वो खड़ी है क्योंकि। अब जब वो चली तो आपने एक्सेलरेट करना शुरू किया। देखो उसका नाम इसीलिए एक्सेलरेटर पड़ा हुआ है, एक्सेलरेटर का नाम एक्सेलरेशन से ही पड़ा हुआ है, क्योंकि वो वेग में परिवर्तन करता है समय के साथ। क्योंकि जो एक्सेलरेटर होता है वो आपकी गाड़ी के वेग में परिवर्तन लाता है समय के साथ, है ना। जब आप एक्सेलरेटर लोगे तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा समय के साथ। तो मान लो कि टाइम जो था एकदम इनिशियल टाइम जहां से आपने शुरू किया, वहां पे तो जब गाड़ी खड़ी थी तो 0 मीटर प्रति सेकंड था। अब देखो जब गाड़ी खड़ी है, अभी चली नहीं है, तो उस वेग को हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग कहेंगे। और जब भी किसी क्वेश्चन में कभी ऐसे दिया हो कि गाड़ी विरामावस्था में है या खड़ी है, अभी चलना शुरू नहीं की है, तो इसका मतलब इनिशियली उसका वेग क्या हो जाएगा, वही प्रारंभिक वेग है, और वो हमेशा 0 मीटर पर सेकंड ही लिया जाएगा विरामावस्था में जब भी कहा जाएगा। तो उसका विरामावस्था वाले के प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। अब बाइक चलना शुरू की, तो ये तो तब था जब चलना भाई अभी एकदम शुरू करने वाली थी, मतलब टाइम 0 था, टाइम 0 था। अब हम 10 सेकंड बाद अगर देखें, ठीक 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड के बाद अगर हम उस गाड़ी का वेग देखें, अगर उस गाड़ी का वेग देखें तो गाड़ी का वेग अब हो चुका है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना। 10, ये कितना था, 0 मीटर प्रति सेकंड पे गाड़ी रुकी हुई थी, प्रारंभिक वेग ये हो गया। अब जो है फाइनल वेलोसिटी जिसको कहते हैं, है ना, फाइनल वेलोसिटी ये हो गया है 20 मीटर प्रति सेकंड, और 0 से 20 पहुंचने में जो समय लगा है वो 10 सेकंड का समय लगा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको क्या कह सकते हैं, अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग मतलब प्रश्न में जो दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बाइक अब उससे आगे नहीं जा सकती है,
जा सकती है, लेकिन जो सिचुएशन दी गई है उसमें प्रारंभिक वेग 0 था और अंतिम वेग 20 था, और प्रारंभिक से अंतिम पहुंचने में जो समय लगा वो 10 सेकंड का समय लगा है। प्रारंभिक से अंतिम वेग तक पहुंचने में जो समय लगा है वो 10 सेकंड का लगा है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि त्वरण बताइए, त्वरण बताइए। तो त्वरण में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होगा, अंतिम वेग में से घटा देंगे किसको, प्रारंभिक वेग को। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और अपॉन समय। और ये कौन सा समय है, ये समय वही है जितने समय में प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचा गया है। तो अब देखो भाई, अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड, तो 20, प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड, तो 0, और समय 10 सेकंड 10, तो यह आ गया 20/10 मतलब 2, और 2 क्या आ गया, यूनिट लिखना जरूरी है। अभी मैंने बताया था कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो त्वरण आ गया वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब इस बात को जरा एक बार और समझो। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मतलब हो गया कि गाड़ी हर सेकंड बाद अपने वेग को 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ा दे रही थी, 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ा दे रही है। जैसे अब देखो एक एक स्टेप समझा रहा हूं। 0 टाइम पे, जब टाइम 0 सेकंड था, मतलब अभी टाइम शुरू हुआ था, उस समय वेग कितना था, 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगले 1 सेकंड बाद गाड़ी का वेग कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया। त्वरण यही बता रहा है, 1 सेकंड के टाइम पे 2 मीटर पर सेकंड हो गया, और 2 सेकंड के टाइम पे देखो 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितने का अंतर है, 1 सेकंड का अंतर है। तो अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तो पहले तो 2 था ही और 2 और बढ़ गया, तो अब 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो फिर 1 सेकंड बाद 3 सेकंड पे आते हैं, 3 सेकंड पे कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। मतलब समझो बात को, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है। 2 मीटर पर सेकंड नहीं हो जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है अपने पहले से। हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ रही है, हर एक सेकंड बाद। इसी को त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। अपने तरफ से मैं समझाने की पूरी कोशिश किया हूं, और जब आप ऐसे देखेंगे तो 3 पे 6 हो गई, 4 पे 8 हो जाएगी, 2 ही तो बढ़ रही है ना, 5 पे 10, और ऐसे ही आप देखोगे तो 10 पे 20 हो जाएगा। देखो 10 पे 20 पे इसीलिए आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण, इसको हम अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये इसका कॉन्सेप्ट था, है ना। अब आगे देखो हम क्या देखते हैं। अब आगे जो हम देखेंगे तो इससे अच्छा एक देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री फॉल पूछा जाता है पेपर में, है ना। देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी हम सबको पता है कि क्या होता है। पृथ्वी जो है जब किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं उसको, है ना। उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। अब देखो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, और इसको हम फ्री फॉल से रिलेट करते हैं, है ना। फ्री फॉल मतलब स्वतंत्र रूप से जब कोई वस्तु गिरती है, स्वतंत्र रूप से जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही होती है तो उसको फ्री फॉल कहते हैं, है ना। जैसे पत्थर, मान लो कोई 10 मंजिल पे खड़ा है और 10 मंजिल के छत से पत्थर छोड़ दे बस, तो पत्थर जो आ रहा है एकदम फ्री फॉल है, स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रहा है धरती की तरफ। तो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन मैं आपको समझा चुका हूं, त्वरण मैं आपको समझा चुका हूं, अब गुरुत्वीय त्वरण समझिए क्या होता है। तो जब फ्री फॉल होता है तो बच्चों, जब उस व्यक्ति ने पत्थर को छोड़ा, एकदम छोड़ने के समय, तब अभी तो एकदम जब छोड़ने वाला है तब तो पत्थर की वेलोसिटी यानी वेग कितना है, 0 मीटर पर सेकंड,
अब तो अभी तो छोड़ने ही वाला है ना, टाइम 0 पे। फिर से समझते हैं, टाइम जब है 0 सेकेंड तो उसकी वेलोसिटी पत्थर की कितनी है नीचे की तरफ, वो भी 0 मीटर पर सेकेंड है। अब जब उसने पत्थर छोड़ दिया, छोड़ने के ठीक 1 सेकेंड बाद, छोड़ने के ठीक 1 सेकेंड बाद, जब पत्थर ज्यों ही छोड़ा 1 सेकेंड बाद आपको पता है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, या इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर प्रति सेकेंड भी कहा जाता है। ठीक 1 सेकेंड बाद वो पत्थर की वेलोसिटी अब कितनी हो गई, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, अब ठीक अगले सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद 10 और जोड़ दो, लगभग 20 मीटर प्रति सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। और 3 सेकेंड बाद लगभग 10 और बढ़ गई, 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। अरे बाप रे, ये तो अगर 10 सेकेंड तक अगर लगातार गिरता रहे तो 100 मीटर, इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पहुंच जाएगी। डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी वो ले लेगा 100 मीटर प्रति सेकेंड का। आप समझ सकते हैं, वेलोसिटी 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी उसकी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो तो बाद की बात है। मतलब ये हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी है ये। 0 थी पहले, 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक 1 सेकेंड बाद 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है वो, और 2 सेकेंड बाद 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है, और 3 सेकेंड बाद 30 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। मतलब हर सेकेंड उस पत्थर या उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड और बढ़ जा रही है पहले वाले के कंपैरिजन में, पहले वाले की तुलना में। समझ रहे हैं ना, पहले वाले की तुलना में 10 मीटर और ज्यादा हो जा रही है हर बार। इसी को कहते, और यही त्वरण होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो हो रहा है। तो यहां पे मैं हर बार 10 ऐड कर रहा था, या लगभग मैंने आपको बताया था 9.8, उसको लगभग 10 कहते हैं। हर बार मैं कितना ऐड कर रहा था, 9.8 मीटर पर सेकेंड, यही मैं ऐड कर रहा था हर 1 सेकेंड बाद। तो इसका मतलब त्वरण कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप सब जानते होंगे कि स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन इसका मतलब यही हो गया कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की दिशा में गिर रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी यानी जो वेग है वो हर सेकंड में लगभग 10 मीटर और बढ़ जाती है। सोचो, फाइटर प्लेन से जो पायलट होते हैं जब वो जंप करते हैं और जब तक वो अपना पैराशूट खोलते नहीं हैं तब तक सोचो कि उनकी वेलोसिटी कितनी बढ़ती जाती होगी, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाती है। मतलब अगर एक मान लो एक सर्टेन हाइट पे, चलो एक ऐसे उदाहरण लेके समझते हैं इंटरेस्टिंग। मान लो एक सर्टेन हाइट पे एक पायलट ने जंप किया प्लेन से, है ना, तो बताओ कि अगर वो सिर्फ 20 सेकंड तक हवा में गिरता रहे, अगर वो सिर्फ 20 सेकंड तक हवा में गिरता रहे तो 20 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा आपको पता है? 20 सेकंड के बाद उस पायलट का वेग कितना हो जाएगा? पायलट का, जब तक उसने पैराशूट नहीं खोला है, ध्यान दीजिएगा, पायलट का वेग 20 सेकंड, मान लो 20 सेकंड तक उसने पैराशूट नहीं खोला, एकदम ऊपर में ही नहीं खोल देते हैं वो लोग, थोड़ा नीचे आगे खोलते हैं, है ना। तो 20 सेकंड के बाद पायलट का वेग कितना होगा आपको पता है? निकालिए। 0 से शुरू किया है और हर सेकंड 10 बढ़ रहा है ना। मैं अभी फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, मैं यहां लिख देता हूं, v = u + at। अब v है फाइनल वेलोसिटी, अभी ये समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ निकाल के आपको बताना चाह रहा हूं। तो v यही हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। u है 0, क्योंकि जब उसने कूदा उस समय तो अभी फ्री फॉल शुरू हुआ था, तो टाइम, तो उसकी वेलोसिटी उस समय क्या थी? जब वो प्लेन में खड़ा था, कूदने के लिए तैयार था, तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 थी। और प्लस एक्सेलरेशन कितना अभी मैंने बताया 10 है, 9.8, उसको अप्रोक्सीमेटली 10 कहते हैं। और टाइम कितने सेकंड है? 20 सेकंड। तो यहां पे देखो v = 0 + 10 × 20, मतलब 200 आ गया। अरे बाप रे बाप, 200 मीटर प्रति सेकंड। आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना होता है वेलोसिटी? 200 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है, और हर सेकंड ये बढ़ता जाएगा। 20 से 21 होगा तो 210 हो जाएगा, 22 होगा तो 220 हो जाएगा, 23 होगा तो 230 हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इतनी। सोचिए, उस वेलोसिटी में वो लोग पैराशूट खोलते हैं और अपने शरीर पे कंट्रोल रखते हैं, दिमाग पे कंट्रोल रखते हैं, है ना। तो अब जो हम देखेंगे
वो इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, ये जो इसके सूत्र हैं, है ना, गति के, वो हम देखते हैं। अब पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय का ग्राफ। तो ये देख लीजिए, जैसा मैंने आपको पिछला वीडियो था उसमें मैंने ग्राफ बताया था आपको, उसी तरह का है, बस इसको समझिएगा। ये एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है ये ग्राफ, और ये असमान त्वरण। ध्यान दीजिए, ये एक समान त्वरण, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था फ्री फॉल वाला, ऊपर से नीचे की तरफ कोई जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसके वेग में जो परिवर्तन होता है वो हर सेकंड कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो वेग बढ़ रहा है वो हर सेकंड कितना बढ़ रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड ही हर सेकंड बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब कांस्टेंट है ना, कितने से बढ़ रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से ही बढ़ रहा है। पहले सेकंड के बाद भी 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, अगले सेकंड के बाद भी 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, अगले सेकंड के बाद भी 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा। तो जब एक बराबर बढ़े हर सेकंड, बराबर ना रहे, एक बराबर रूप से बढ़े हर सेकंड, तो उसको एक समान त्वरण कहते हैं। और मान लो पहले सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, और अगले में 10 बढ़ गई, और अगले में 15 बढ़ चुकी, अगले में मान लो 40 बढ़ जाए एक सेकंड में, है ना, फिर अगले में 10 ही बढ़े, फिर 5 ही बढ़े। मतलब जो हर सेकंड जो वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है वो बराबर ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। उसका ग्राफ ऐसे दिखेगा आपको, या ऐसे दिखेगा आपको, या जिगजैग दिखेगा आपको, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा। अब देखो जरा मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूं। तो मैंने जो फ्री फॉल जो आपको उदाहरण दिया था, वो अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि फ्री फॉल यानी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कोई वस्तु किसका उदाहरण है, एक समान त्वरण का उदाहरण है या असमान त्वरण का उदाहरण है, तो अब क्या कहेंगे, एक समान त्वरण का सबसे बढ़िया उदाहरण फ्री फॉल ही है। स्वतंत्र रूप से जब कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है नीचे की तरफ, तो वो फ्री फॉल यानी एक समान त्वरण को प्रदर्शित करती है। देख लो ग्राफ, देखो 0, ये ओरिजिन है 0, मतलब 0 सेकंड का टाइम, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं किया अभी, और वाई पे भी हम कहीं नहीं गए, मतलब 0 सेकंड पे वेग कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड। अब 1 सेकंड पे आते हैं, 1 सेकंड बाद अब वेग कितना हो गया, देखो ये एक्सिस वेग को प्रदर्शित कर रहा है, तो 1 सेकंड बाद वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, और 2 सेकंड बाद 20 मीटर प्रति सेकंड, और 3 सेकंड बाद 30 मीटर प्रति सेकंड, और 4 सेकंड बाद 40 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हर सेकंड में आप अंतर देखें, हर सेकंड में 10-10 का ही अंतर आ रहा है, मतलब ये एक समान त्वरण है। अब जो है असमान त्वरण देखते हैं। 0 था, 0 समय पे 0 वेग। अब देखो 1 सेकंड पे वेग हो गया 5, 2 सेकंड पे वेग हो गया 10, यहां तक तो लगा कि समान त्वरण है, लेकिन जब आगे गए 3 सेकंड पे तो देखो 20 हो गया। मतलब पहले और दूसरे सेकंड में कितना कितना बढ़ा था, 5-5 बढ़ा था, लेकिन यहां से यहां जो 2 से 3 वाला जो गैप है 1 सेकंड का, इसमें 10 बढ़ गया। 3 से 4 वाले में भी 10 बढ़ा, लेकिन 4 से 5 वाले में देखो 30 बढ़ गया। 4 से 5 वाला जो सेकंड था, ये 1 सेकंड जो है, इस 1 सेकंड में वेलोसिटी सीधे 30 से 60 पहुंच गई। मतलब इस 1 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 30, 5 से शुरू हुआ और 5 बढ़ा, मतलब पहले सेकंड में 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, और फिर 30 सीधे बढ़ गया। तो ये एक बराबर नहीं बढ़ रहा है ना, तो इसी को कहते हैं असमान त्वरण। तो उम्मीद है कि समान त्वरण असमान त्वरण समझ में आया। अब जरा हम सूत्र पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला है देखिए v = u + at। अब मैं ये भी बताऊंगा कि v क्या है, u क्या है। देखो v होता है, जब मैंने आपको बताया था प्रारंभिक गति और अंतिम गति, तो प्रारंभिक गति को u से प्रदर्शित करते हैं, है ना। u क्या हो गया बच्चों, प्रारंभिक गति, इनिशियल वेलोसिटी, और v फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम गति, और a आपको पता है एक्सेलरेशन और t टाइम। ध्यान दो, u और v को हम यूज करते हैं गति को प्रदर्शित करने के लिए, इनिशियल को और फाइनल को, यानी प्रारंभिक और अंतिम गति को, a एक्सेलरेशन के लिए और t टाइम के लिए। तो ये एक रिलेशन होता है कि v = u + at। जो मैंने आंसर निकाला था ना कि कितने सेकंड में वो पैराशूट खोलने से जस्ट पहले 20 सेकंड में जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वो मैंने निकाला था v = u + at से। अच्छा, s = ut + ½ at²। s से ना देखो डिस्टेंस को
हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस। एस से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, प्रारंभिक गति। टी टाइम आपको पता है, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। और तीसरा देखो इसमें भी वही है, v है, u है, a है, ऐसे। तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां s जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। s किसको प्रदर्शित कर रहा है? दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। a एक्सेलरेशन यानी त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। u जो है ये प्रारंभिक गति को, और v जो है वो अंतिम गति को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है ना? तो ये 3 इक्वेशन हो गए। अब आप देखो, अगर डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की बात हो रही है, तो आप जो है इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। देखिए, क्योंकि इसमें s नहीं है, अगर दूरी की बात नहीं हो रही है तो आप इसको यूज करिए। अगर दूरी और समय दोनों की बात हो रही है तो सेकंड वाले को यूज करिए। देखिए, इसमें सिर्फ फाइनल वेलोसिटी नहीं है। और इसमें देखिए, अगर टाइम नहीं, दूरी और गति की बात हो रही है, टाइम की बात नहीं हो रही है, दूरी और गति की बात हो रही है, तो तीसरा इस्तेमाल करिए। तो मतलब ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आपको प्रश्न पढ़ना है और आपको स्वयं से ये समझना है कि कौन सा समीकरण हमको यहाँ पे यूज करके और वैल्यू निकालनी है। हो सकता है एक प्रश्न में दो भी यूज करना पड़ता है, पर हमें नहीं लगता है कि रेलवे के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि एक प्रश्न में हम दो यूज करें। ठीक है, अब एक बात समझिए, मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल g होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बताया था ना आपको। तो इसका यूनिट देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी त्वरण ही तो होता है, ये भी त्वरण होता है, ये भी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये एक स्पेशल एक्सेलरेशन होता है जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है, उसको कहते हैं जी, स्मॉल जी। ये भी ग्रेविटी ही तो है। तो इसका मतलब ये वाले में जहां जहां ग्रेविटी यानी ए है, वहां वहां अगर कंडीशन ऐसा हो कि कोई वस्तु फ्री फॉल हो रहा है, स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है, और वैसे सिचुएशन में हमें ये सारी चीजें निकालनी है। व्हेन एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, जब एक्सेलरेशन यानी त्वरण ग्रेविटी की वजह से हो, तो ए की जगह पे जी लिखते हैं हम, है ना। तो ये फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पे जी टी लिख देंगे। और देखिए दूसरे में है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमने हाफ जी टी स्क्वायर कर दिया। तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो हमने 2gs कर दिया। ये कब होता है? ये तब होता है जब फ्री फॉल हो रहा होता है। तो अगर फ्री फॉल वाला कंडीशन दिया हो कि कोई वस्तु ऊपर से जो है नीचे की तरफ स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो आप ये यूज कर लीजिए। कर आप यही रहे हैं, बस आप इतना समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि ए तो है ही नहीं, ए वही है जो जी है। इस वाले केस में ए के जगह पे हम जी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सारे जो समीकरण है वो ऐसे दिखने लगेंगे। अब देखिए एक और टर्म होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन देखिए क्या होता है, जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी की गति बढ़ रही होती है। अब तक हमने यही तो पढ़ा, पहले सेकंड की तुलना में दूसरे सेकंड में गति और बढ़ गई, दूसरे के बाद तीसरे में गति और बढ़ गई, तीसरे से चौथे में तुलनात्मक रूप से गति और बढ़ गई। तो इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, जब गति बढ़ रही होती है। और मान लीजिए कि 100 पे आप चल रहे हैं और अचानक से आप ब्रेक लगाना शुरू किए, तो आपकी गति 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से धीरे धीरे कम होगी ना। तो ये भी तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। हमने क्या कहा था? हमने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सिर्फ बढ़ना ही तो नहीं हुआ ना, ज्यादा से कम को भी तो चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे। अरे भाई, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से आपकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो इसको भी तो चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे। ठीक, इसको भी कहेंगे। और 100 से 80 कितने समय में हुआ, उसी से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 100 से 80 वाला हम जरा बात समझ लीजिए। पहले 100 था और बाद में 80 हो गया। पहले जो था, मान लो किसी कुछ होगा 100 मीटर प्रति सेकंड और फिर 80 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और ये 1 सेकंड में हुआ। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। यहां पे इनिशियल 100 है u और फाइनल v ये 80 है। तो फॉर्मूला क्या बताया था? फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर्मूला आपको क्या बताया है? फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो 80 में से 100 को जब आप माइनस करेंगे, 80 माइनस 100 कर दीजिए, और कितने समय में हुआ? 1 सेकंड में। तो 80 माइनस 100 आएगा -20 अपॉन 1, मतलब -20, और यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ये तो माइनस में आ गया। जब माइनस में हो तो उसी को कहते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा होता है।
एक्सेलरेशन में गति बढ़ रही होती है और रिटार्डेशन में गति कम हो रही होती है। तो जब एक्सेलरेशन माइनस में लिखा हो तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, और या आपको रिटार्डेशन को प्रदर्शित करना हो तो आप माइनस में लिखेंगे। तो अभी हमने कहा फ्री फॉल, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो। अच्छा, मान लो कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा हो। जब आप एक बॉल फेंकते हैं क्रिकेट के ग्राउंड में ऊपर की तरफ, है ना, विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हैं, या आप कैच करने के बाद तो ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो जब आप फेंकने जा रहे हैं बिल्कुल उस समय यहां पे 0 है, और फिर वो बढ़ता जाता है, स्पीड बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, ऊपर जा रहा है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो वहां ज्यादा है, आपने पूरे पावर से फेंका ना, फ्री फॉल नहीं है वो, आपने उसको किसी एक सर्टेन वेलोसिटी पे छोड़ा है, लीव किया है। लेकिन जब वो एकदम ऊपर पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो गई होगी। पहले 0 एकदम जब तब तक ऊपर जाएगी जब तक 0 ना हो जाए, और जहीं वो 0 होगी फिर वो नीचे आना शुरू कर देगी। तो हम ऊपर जाने वाला कंडीशन देखते हैं। धीरे धीरे बॉल की जो वेलोसिटी है जैसे जैसे ऊपर जाएगी कम होती जाएगी। तो कैसे कम हो रही है? वो भी ग्रेविटी की वजह से ही कम हो रही है, वो भी ग्रेविटी की वजह से ही कम हो रही है, क्योंकि वो अर्थ का तो नेचर है, वो सबको अपनी तरफ खींचता है ना। तो आप बॉल को ऊपर फेंके तो भी वो बॉल को नीचे खींच रही है। तो उसका जो खींचने का फोर्स है वो इतना ज्यादा है कि आपकी बॉल निकल नहीं पाएगी स्पेस से बाहर। तो क्या होगा? धीरे धीरे वो रुक जाता है, वेलोसिटी में कमी आती जाती है। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी कम होती गई। तो जब फ्री फॉल का उल्टा हुआ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आप कोई वस्तु फेंक रहे हैं, तो वहां पे मैंने क्या बताया कि एक्सेलरेशन की जगह पे होगा रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। रिटार्डेशन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? माइनस से। मतलब जहां प्लस जी होगा, प्लस जी की जगह पे माइनस जी हर जगह हो गया, प्लस जी की जगह पे हर जगह क्या हो गया? माइनस जी। ऊपर से नीचे गिर रही है तो प्लस जी, मतलब जब वेलोसिटी बढ़ रही है, और नीचे से ऊपर जब वेलोसिटी कम हो रही है तो माइनस जी। तो ऐसा कंडीशन जब नीचे से ऊपर कोई वस्तु फेंकी जा रही हो तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g's। ठीक है ना? कुछ नहीं है ये, सिर्फ हमने क्या किया, g को माइनस जी लिख दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन का केस है ये, जब आप नीचे से कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट वीडियो में कल हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।